बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की किल्लत रोज का मामूल था। लेकिन इस वक्त किसी के वहम व गुमान में भी ये न था कि आने वाले चंद दिनों ये खुली जेल एक इज्तिमाई कब्रिस्तान में तब्दील होने वाली है। 1 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक के दिन जो बज़ाहिर पुरसुकून दिखाई देते थे, दर हकीकत उस तूफान का बेस खेमा थे जिसने खित्ते के जुग्राफिये और नफ्सियात को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह जब सूरज अपनी किरणें बिखेर रहा था, इसराइल की जनूबी सरहदों पर एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने इसराइल के सिक्योरिटी के तस्वुर को जड़ से हिला दिया। हमास के अस्करी विंग ने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड का आगाज किया, जो कि इसराइल की तारीख का बदतरीन हमला साबित हुआ। हजारों रॉकेटों की बरसात के साये में हमास के जंगजू गजा की बाढ़ अबूर करके इसराइली बस्तियों में दाखिल हुए। इस हमले की शिद्दत गैर मामूली थी। इसराइली सरकारी एदाद शुमार के मुताबिक इस हमले में तकरीबन 1200 इसराइली और गैर मुल्की शहरी मारे गए। हलाक होने वालों में बड़ी तादाद में आम शहरियों के थे जो अपने घरों में या एक म्यूजिक फेस्टिवल में मौजूद थे। ये दिन इसराइल के लिए एक सदमे का दिन था जिसका मुआवजा अक्सर होलोकास्ट के बाद यहूदियों के लिए बदतरीन दिन से किया गया। इस हमले का एक और हौलनाक पहलू यरगमालियों का मसला था। हमास और दीगर अस्करी पसंद ग्रुपों ने तकरीबन 251 अफराद यरगमाल बना ली और उन्हें गजा ले गए। इन यरगमालियों में न सिर्फ फौजी शामिल थे बल्कि बच्चे, ख्वातीन और बुजुर्ग भी थे। इस हमले के बाद इसराइल का रद्द अमल फौरी और शदीद था। वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू ने बाकायदा तौर पर जंग का ऐलान किया और ऑपरेशन स्वॉर्ड्स ऑफ आयरन शुरू करने का हुक्म दिया। इसराइली फिजाइया ने गजा पर बमबारी का आगाज कर दिया जिसका मकसद हमास को खत्म करना बताया गया, लेकिन जिसका ईंधन गजा के आम शहरी बने। 7 अक्टूबर की शाम तक गजा की फिजा धुएं के स्याह बादलों से भर चुकी थी और अस्पतालों में जख्मियों का रस लगना शुरू हो गया था। 8 अक्टूबर को इसराइल ने 3,50,000 रिजर्व फौजों को तलब कर लिया, जो कि जंग की तैयारी का एक बड़ा इशारा था। 9 अक्टूबर को इसराइली वजीर दिफा योव गैलेंट ने गजा के लिए मुकम्मल मुहासरे कंप्लीट सीज का ऐलान करते हुए एक ऐसा बयान दिया जिसने इंसानी हुकूक की तंजीमों को लर्जा दिया। उन्होंने कहा कि ना बिजली होगी, ना खुराक, ना पानी, ना ईंधन, सब कुछ बंद कर दिया जाए। ये ऐलान 23 लाख इंसानों के लिए मौत के परवाने जैसा था। ये मुहासरा बैनुल अक़वामी क़वानीन के तहत इज्तिमाई सजा के जमरे में आता है, जहाँ एक गिरोह के अमाल की सजा पूरी आबादी को दी गई। गैलेंड के इस बयान के बाद गजा में पानी की फराहमी 90% से ज्यादा कम हो गई। यूनिसेफ ने रिपोर्ट किया कि गजा की पानी की पैदावार की सलाहियत मामूल के मुकाबले में सिर्फ 5% रह गई है। पीने का साफ पानी खत्म हो गया और वालिदैन अपने बच्चों को खारा और आलूदा पानी पिलाने पर मजबूर हो गए, जिससे हैजा और दीगर बीमारियों का खतरा बढ़ गया। 11 अक्टूबर को गजा का वाहिद पावर प्लांट ईंधन खत्म होने की वजह से बंद हो गया। गजा मुकम्मल तारीकी में डूब गया। ये सिर्फ रोशनी का मसला नहीं था। अस्पतालों के जनरेटर्स, पानी के पंप्स और सीवेज सिस्टम, सबका इंहिसार बिजली पर था। अस्पतालों में इंक्यूबेटर्स में मौजूद छोटे बच्चे और वेंटिलेटर्स पर मौजूद मरीजों की जिंदगियों पर मौत के साए मंडलाने लगे। मुहासरे का असरात सिर्फ फौरी भूख तक महदूद नहीं था, बल्कि उन्होंने गजा की मासियत की कमर तोड़ दी। गजा का माहीगीर का शोबा जो हजारों खानदानों की कफालत का जरिया था, मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। खुराक और ज़राअत के मुताबिक अक्टूबर के बाद माहीगीरी की शरह 2022 के मुकाबले में सिर्फ 7.3% रह गए। समुद्र जो कभी गजा के लोगों के लिए रिज़्क़ का जरिया था, अब जंगी जहाजों की वजह से मौत का इलाका बन चुका था। 13 अक्टूबर को इसराइली फौज ने शुमाली गजा और गजा सिटी में रहने वाले तकरीबन 11 लाख फलस्तीनियों को हुक्म दिया कि वो 24 घंटों के अंदर जुनूब की तरफ हिजरत कर जाएं। यह हुक्म जदीद तारीख की सबसे बड़ी जबरी हिजरतों में से एक था। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमों ने इसे नामुमकिन और गैर इंसानी करार दिया, क्योंकि सड़कें तबाह हो चुकी थी और ट्रांसपोर्ट का कोई जरिया नहीं था। इसराइल ने दावा किया था कि जुनूब की तरफ जाने वाले रास्ते महफूज होंगे, लेकिन जमीनी हकायक इसके बरअक्स थे। सलाहुद्दीन रोड जो इनखला का मरकजी रास्ता था, उस पर भी फजाई हमले किए गए, जिसमें हिजरत करते हुए कई खानदान शहीद हो गए।
लोगों ने महसूस किया कि गजा में कोई भी जगह महफूज नहीं है। 17 अक्टूबर की शाम गजा की तारीख का स्याह तरीन लम्हा लेकर आया। गजा सिटी के अल आली अरब अस्पताल के सहन में एक जोरदार धमाका हुआ। ये अस्पताल न सिर्फ मरीजों का इलाज कर रहा था बल्कि हजारों बेघर खानदानों ने इसे एक महफूज पनाहगाह और पनाहगाह समझकर यहाँ पनाह ली हुई थी। लोग समझ रहे थे कि अस्पताल पर हमला नहीं होगा, लेकिन जंग के इस जुनून में कोई वसूल बाकी नहीं रहा था। ऐने शाहिदीन और बच जाने वाले डॉक्टरों ने क़यामत खेस मंजर बयान किए। धमाके के फौरन बाद अस्पताल का सहन, जहां कुछ देर पहले बच्चे खेल रहे थे और ख्वातीन खाना पका रहे थे, लाशों और इंसानी एहसा के ढेरों में तब्दील हो। डॉक्टर गस्सान अबू सत्ता जो प्लास्टिक सर्जन है, उस वक्त अस्पताल में मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वो ऑपरेशन थिएटर में थे जब छत का एक हिस्सा गिर पड़ा। जब वो बाहर निकले तो उन्होंने देखा कि ये एक कत्ल आम था। उन्होंने बताया कि कैसे डॉक्टर्स मोबाइल की रोशनी में इलाज करने की कोशिश कर रहे थे जबकि उनके इर्द गिर्द लाशें बिखरी पड़ी थी। तारीख ने एक ऐसा मंजर भी देखा जब डॉक्टरों ने लाशों के ढेर के दरमियान खड़े होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दुनिया के जमीर को झिझोड़ने के लिए काफी था, लेकिन दुनिया की बेहसी का सिलसिला जारी रहा। इस वाक़े के फौरन बाद इल्जामात की जंग शुरू हो गई। फलस्तीनी हुक्काम ने इसे इस्राएली फिजाई हमला करार दिया और बताया कि तकरीबन 4 से 71 अफराद शहीद हुए। अगरचे अमेरिकी इंटेलिजेंस ने हलाकतों की तादाद कम बताई। दूसरी तरफ इसराइल ने दावा किया कि ये उनका हमला नहीं था बल्कि जिहाद इस्लामी PIG का दागा गया एक रॉकेट था जो गलती से अस्पताल पर गिर गया। ताहम फोरेंसिक आर्किटेक्चर नामे तहकीकाती इदारे ने बाद-ए-ज़ा 3D मॉडलिंग और ट्रेजेक्टरी एनालिसिस के जरिए इसराइली दावों पर संजीदा सवालात उठाए। उन्होंने कहा कि जिस सिमत से प्रोजेक्टाइल आया और जिस तरह का नुकसान हुआ हो, इसराइली बयानिए से मुताबिकत नहीं रखता। हकीकत जो भी हो, इस धमाके ने गजा के लोगों को ये पैगाम दिया कि अब अस्पताल भी उनके लिए पनाहगाह नहीं रहे। जब अस्पतालों में एंटीसेप्टिक दवा खत्म हो गई, करीबी दुकानों से घरेलू सिरका मंगवाया और उसे जख्मों की सफाई के लिए इस्तेमाल करना शुरू किया ताकि इन्फेक्शन को रोका जा सके। जख्मों को सीने के लिए धागा खत्म हो गया तो घरेलू सिलाई की सुइयां और धागे इस्तेमाल किए गए। ये जदीद तिब की तारीख में बेबसी की एक ऐसी मिसाल थी जिसे सुनकर रूह कांप जाती है। 4 साला गजाल जिसका घर 12 अक्टूबर की बमबारी का निशाना बना, अपनी बाएं टांग खो बैठी। डॉक्टरों को उसकी जान बचाने के लिए उसकी टांग काटनी पड़ी और ये अमल बगैर बेहोशी की दवा के किया गया। वो अस्पताल के बरामदे में शदीद दर्द से कराहती रही जबकि उसके वालिदैन बेबसी से उसे देखते रहे। डॉक्टर आबिद ने बताया कि सबसे बड़ा लम्हा वो नहीं होता जब मरीज बगैर एनेस्थीसिया के चीखता है, बल्कि वो होता है जब दूसरे मरीज अपनी बारी के इंतजार में उसकी चीखें सुनते हैं और खौफ से उनके चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। 18 अक्टूबर को अमेरिकी सदर जो बाइडेन ने इसराइल का दौरा किया और इसराइल के साथ एक जहदी का इजहार किया। ताहम 25 अक्टूबर को उन्होंने एक बयान दिया जिसने फलस्तीनियों के जख्मों पर नमक छिड़का। उन्होंने गजा की वजारत सेहत के जारी किर्दा अमवात के एदाद शुमार शक का इजहार करते हुए कहा, मुझे फलस्तीनियों के बताए गए नंबरों पर कोई एतमाद नहीं है। बरतानवी वजीर आजम ने 19 अक्टूबर को इसराइल का दौरा किया और नेतन्याहू के साथ खड़े होकर कहा, हम चाहते हैं कि आप जीते। ये अल्फाज गजा के अवाम के लिए एक वाज़ेह पैगाम थे कि आलमी ताकतें इस जंग में उनके खून को नजरअंदाज कर रही। 24 अक्टूबर को अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने सलामती काउंसिल में एक जुर्रातमंदाना खिताब किया। उन्होंने कहा कि हमास के हमले बेवजह नहीं थे। It is important to also recognize the attacks by Hamas did not happen in a vacuum.
did not happen in a vacuum, बल्कि ये 56 साला घुटन ज़दा कब्जे का नतीजा है। उनके इस जुमले ने इसराइल को बेचैन कर दी और उनके इस्तीफे का मुतालबा किया गया, लेकिन एंटोनियो गुटेरेस ने इन मजलूमों के हक में आवाज उठाना जारी रखा। जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला दोम काहिरा अमन समिट 31 अक्टूबर को जज्बाती अंदाज में खिताब करते हुए जबरी इंखला को जंगी जुर्म करार दी। उन्होंने कहा कि फलस्तीनी जिंदगी की कीमत इसराइली जिंदगी से कम नहीं है। अक्टूबर इसराइली वजीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी तकारीर में मजहबी हवाले इस्तेमाल किए। उन्होंने इस जंग को रोशनी और तारीख की जंग करार दिया और प्रोफेसी ऑफ ईसाइया का हवाला दिया कि हम जीतेंगे। तज्जियाकारों के मुताबिक इस किस्म की बयानबाजी ने जंग को एक मुकद्दस जंग का रंग देने की कोशिश की, जिससे तशद्दुद के जवाज में इजाफा हुआ। 27 अक्टूबर की शाम गजा अचानक दुनिया से कट गया। इसराइल ने गजा के मौसलाती निजाम इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया। गजा में मुकीम ईमान अल अस्तल ने बताया कि यह ब्लैक आउट किस कदर खौफनाक था। जब राब्ता टूटा तो बैरून मुल्क मुकीम उनके दोस्त और खानदान ये सोचकर खौफजदा हो गए कि शायद वो मारी गई। गजा के अंदर एम्बुलेंस ड्राइवरों को पता नहीं चल रहा था कि बम कहाँ गिरा है और जख्मी कहाँ है। ये ब्लैक आउट सिर्फ तकनीकी नहीं था, बल्कि ये एक नफ्सियाती हथियार था ताकि लोगों को तन्हा और बेयारो मददगार महसूस कराया जाए। तारीकी की इसी रात इसराइली फौज ने जमीनी हमला ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया। गजा के शुमाल और मशरकी सरहदों पर दाखिल हो गए। फिजाई बमबारी की शिद्दत में बेपनाह इजाफा हो गया, जिसे फायर बिल्ड का नाम दिया गया। इस मरहले ने जंग को गलियों और महलों तक पहुंचा दिया, जिससे शहरी हलाकतों में मजीद इजाफे का खदशा पैदा हो। 31 अक्टूबर को यूनिसेफ के तर्जुमान जेम्स एल्डर ने जिनेवा प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो जुमला कहा जो तारीख में गूंजता रहेगा। उन्होंने कहा, गजा हजारों बच्चों का कब्रिस्तान बन चुका है और ये बाकी सबके लिए जहन्नम। उन्होंने बताया कि पानी की कमी से बच्चों की अमवात का खतरा बमबारी जितना ही संगीन हो चुका है। अक्टूबर 2023 का सूरज गुरूब हो गया, लेकिन अपने पीछे तारीकी एक ऐसी लंबी रात छोड़ गए जिसकी सुबह का कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा। 7 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के दिनों में गजा के लोगों ने जिस खौफ और भूख का सामना किया उसे अल्फाज में बयान नामुमकिन है। यह रिपोर्ट साबित करती है कि जंग सिर्फ फौजों के दरमियान नहीं थी, बल्कि एक इंसानी अलमिया का। जब डॉक्टर आबिद सिरका से जख्म धो रहे थे, जब 4 साल गजाल की टांग बगैर एनेस्थीसिया के काटी जा रही थी, जब अहमद अपने खानदान की लाशों के लिए मलबा खोद रहा था, तब दुनिया क्या कर रही थी? कुछ रहनुमा जीत की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे और कुछ अमवात की आयदाद शुमार पर बख्श कर रहे थे। गजा का अलमिया ये नहीं कि वहाँ लोग मर रहे हैं, अलमिया ये है कि उनकी मौत को मामूल बना दिया गया। अक्टूबर 2023 में इंसानियत गजा के मलबे तले दबी मिली और तारीख गवाह रहेगी जब इसे बचाने का वक्त था। दुनिया खामोश थी।